आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के कुछ बेसिक स्ट्रक्चर को देखने का प्रयास करेंगे, जिसको आज तक संविधान समझ में नहीं आया, भारतीय राज्य व्यवस्था समझ में नहीं आया। आज इसको एकदम क्लियर समझ में आएगा। आज से समझ आने लगेगा कि ये संविधान होता क्या है, भारतीय राज्य व्यवस्था होता क्या है। तो इसको समझने के लिए भारत के संविधान को में देखेंगे तो या तो राज्य की चर्चा होगी, या सरकार की चर्चा होगी, या व्यक्ति की चर्चा होगी। इन तीनों में से पूरे संविधान के जितने भी भाग है, जितने भी अनुच्छेद है, 395 अनुच्छेद में से हर एक अनुच्छेद या तो राज्य की बात करेगा, या सरकार की बात करेगा, या फिर व्यक्ति के। इन्हीं तीनों में से किसी न किसी की बात करेगा वो। राज्य का अर्थ क्या है? राज्य का अर्थ है यहाँ पे पूरे देश, पूरे राष्ट्र की बात करता है। पूरे राष्ट्र का संविधान में कभी भी यदि राज्य शब्द मिले आपको तो समझिए वो पूरे देश की बात कर रहा है, ना कि एक पार्टिकुलर राज्य की नहीं। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, एमपी, ये सब बात नहीं करता। पूरे के पूरे उस जो देश होता है उसकी बात करता है, ठीक है ना। राष्ट्र राज्य की अवधारणा संविधान में लिखा हुआ है, राष्ट्र राज्य की अवधारणा, यानी कि राज्य का मतलब राष्ट्र है, राज्य का मतलब राष्ट्र है यहाँ पर। तो राज्य क्या होता है? राज्य में 4 बातें का होना बहुत ज़रूरी है। यदि 4 बातें में से कोई भी एक हो तो उसको हम राज्य नहीं मान सकते, जैसे पहला, निश्चित भूभाग। ठीक है, निश्चित भूभाग यानी कि प्रत्येक जो देश है उसका अपना निश्चित भूभाग होना चाहिए कि हमारा क्षेत्र इतना तक, पूरब में इतना, पश्चिम में यहाँ तक, उत्तर में यहाँ तक, दक्षिण में यहाँ तक। और कोई 60 जैसे कि कुछ समुद्री हिस्सा भी होता है, कुछ द्वीप होते हैं जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ठीक है ना। तो ये भारत की मुख्य भूमि से थोड़ा दूर है लेकिन भारत के हिस्सा है। तो यानी निश्चित होना चाहिए, ये नहीं कि निश्चित ही नहीं है, कभी भी वो किसी का भी अंग बन जाए, ऐसा नहीं। तो यहाँ पे दूसरा है जनसंख्या। दूसरा है जनसंख्या, यानी कि निश्चित जनसंख्या, किसी भी देश का निश्चित जनसंख्या होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि वहाँ की जनसंख्या हमको पता ना है कि जनसंख्या एक निश्चित नहीं है कि हमारे देश की इतनी जनसंख्या है, कभी भी वहाँ से कोई भी आ जाए, कोई भी चला जाए, तो ऐसा नहीं, जनसंख्या का होना बहुत ही ज़रूरी है। तीसरा क्या है? सरकार। उस देश में सरकार का होना बहुत ही ज़रूरी है। बिना सरकार का कोई भी राष्ट्र नहीं, कोई भी देश नहीं, ठीक है। बिना सरकार का उसका अस्तित्व नहीं होता। चौथा, संप्रभुता भी कह सकते हैं, या संप्रभुता का मतलब है पूरी तरह से स्वतंत्र। यदि किसी भी राष्ट्र के पास ये चीज़ ना हो तो ये 3 होते हुए भी वो राज्य नहीं कहलाएगा, यानी वो देश राज्य नहीं कहलाएगा। यानी कि राज्य होने के लिए इन चारों चीज़ों का होना बहुत ही ज़रूरी है। इन चारों चीज़ों का होना क्या है? बहुत ही ज़रूरी है। यदि किसी भी देश के पास संप्रभु नहीं है, यानी संप्रभु का अर्थ होता है पूरी तरह से स्वतंत्र, यानी कि कोई भी सरकार है, कोई भी देश है तो वो पूरी तरह से स्वतंत्र संप्रभु तभी हो सकती है जब वो पूरी तरह से आंतरिक हो या बाहरी कोई भी नीति बनाए, कोई भी कानून बनाए, या कोई भी किसी बात पर चर्चा करे। जैसे विदेश नीति, हमारे प्रधानमंत्री कोई दूसरे देश के साथ किसी प्रकार से संधि करते हैं या जो भी करते हैं तो उसमें किसी और देश से राय नहीं लेंगे कि हम करें कि ना करें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा संप्रभुता इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं सरकार में। तो सरकार का 3 अंग होता है। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यानी कि व्यवस्थापिका संसद, ये
पता होना चाहिए। व्यवस्थापिका, हर देश का अपना व्यवस्थापिका होता है, विधायिका होता है। हमारे देश के विधायिका का नाम संसद है। वही यदि हम ब्रिटेन की विधायिका की बात करें तो वहाँ की विधायिका को हम कांग्रेस कहते हैं। तो हर देश का अपना विधायिका का नाम रखा हुआ है। जैसे व्यवस्थापिका में क्या है, इसके 3 अंग नहीं, ठीक है। वैसे देखा जाए ना तो यहाँ पे देखिए, ये जो है ये कानून बनाने का कार्य करता है, ठीक है ना। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में बस इतना याद रखिए, ये कानून बनाने का कार्य करता है और ये उस कार्य का संचालन करने का। जैसे ये इसका जो अंग होता है, सदन होता है लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन ये तो सदन है लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन अंग की बात करते हैं तो अंग 3 होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये हमारा, ये इसके बारे में व्यवस्थापिका किस प्रकार से काम करती है, उसके बारे में हम अलग से देखेंगे। यहाँ पे हम नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है, उसको हम अलग से देखेंगे। यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट इसके अंग हैं। उसी तरह से कार्यपालिका देखिए, यहाँ एक बात और याद रखिएगा, व्यवस्थापिका में अभी केंद्र की बात हो रहा है, राज्य का भी व्यवस्थापिका होता है, ठीक है ना। यानी कि राज्य का भी संसद है और राज्य के संसद में आपका, ठीक है ना, विधानमंडल कहते हैं उसको, और उसका जो सदन है या सदन 2 ही होगा, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। और राज्यपाल वहाँ राष्ट्रपति के तौर पे कार्य करते हैं राज्य में, तो वो अलग चीज़ है। यहाँ पर देखिए कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, एक अस्थाई, एक अस्थाई। तो कार्यपालिका भी राज्य की अलग, केंद्र की अलग होती है, ठीक है ना। जब पढ़ेंगे सरकार के अंग अलग से तो उसमें बताएंगे किस प्रकार से अलग होती है। बस इतना याद रखिए, अस्थाई में वो लोग आते हैं जितने भी आपके एक अस्थाई अधिकारी जो कुछ निश्चित अवधि के लिए आ गए, ठीक है ना। ब्यूरोक्रेसी के अंतर्गत जो आते हैं, IAS IPS जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, एक कर्मचारी के तौर पे, ठीक है ना। और वो यहाँ पे एक क्लर्क तक आ जाएगा, यानी कि IAS IPS से लेकर के क्लर्क तक का, ठीक है, क्लर्क तक का पोस्ट आता है। कैबिनेट सचिव यानी बड़ा पोस्ट से लेकर छोटे पोस्ट तक, क्लर्क हो गया, लेखपाल हो गया, वो सब अस्थाई, ठीक है ना, एक एग्ज़ाम के थ्रू आते हैं और काफ़ी लंबी अवधि तक रहते हैं। अस्थाई में आपके प्रत्येक 5 साल, ठीक है ना, 5 साल या ठीक है, ज़्यादातर तो 5 साल है, तो 5 साल को लेकर के टारगेट चलते हैं। जैसे कि आपके राष्ट्रपति 5 साल बाद हट जाएंगे, प्रधानमंत्री, ठीक है ना, हर एक वो सदस्य जो कुछ एक निश्चित अवधि के लिए आए, यानी बहुत कम समय के लिए आए और फिर उसको हटा दिया जाए, वो अस्थाई में आ जाएगा। यहाँ तक कि राष्ट्रपति यहाँ भी रहेंगे और यहाँ भी रहेंगे, ठीक है ना, यहाँ भी प्रेसिडेंट, यहाँ भी प्रेसिडेंट। न्यायपालिका की बात करते हैं। न्यायपालिका देखिए, न्यायपालिका क्या होती है। न्यायपालिका आपको पता है, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे प्रत्येक राज्य के पास अपना हाई कोर्ट है, लेकिन प्रत्येक राज्य का नहीं है, कोई दूसरा राज्य किसी और राज्य से भी जुड़ाव रखता है, ठीक है। तो जब हाई कोर्ट के बारे में देखेंगे तो समझेंगे कि किस तरह से जुड़ाव रखता है। बस इतना समझ जाइए कि अभी वर्तमान में हमारे पास टोटल राज्य जो है वो 28 है, और जो केंद्र शासित प्रदेश है वो टोटल 8 है, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ 8 है, ठीक है ना, याद रखिएगा 8 हो चुके हैं, और जो राज्य है वो 28 है। और यहाँ पे अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय। तो यहाँ पे अधीनस्थ न्यायालय में आ जाएगा आपका जिला न्यायालय, ठीक है ना, आपके तहसील पे न्यायालय होता है या फिर CBI का अपना न्यायालय होता है। जितने भी छोटे छोटे न्यायालय होते हैं ना, वो अधीनस्थ न्यायालय के अंतर्गत आ जाएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये सबसे ऊपर रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर दिल्ली में, और हाई कोर्ट सभी राज्य में स्थित, यानी कि दूसरा राज्य भी जुड़ाव रखता है जिसके पास अपना हाई कोर्ट नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय भी आपको पता चल गया। तो ये था राज्य और ये था सरकार। अब व्यक्ति के बारे में, व्यक्ति क्या होता है। व्यक्ति में हम लोग आ जाएंगे, और हमको कुछ दायित्व दिया गया है। जैसे हमारे लिए कुछ मौलिक अधिकार है, कुछ मौलिक कर्तव्य है। इस प्रकार के मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य हमको कहा जाता है कि आप
मौलिक कर्तव्य आपको तभी मिलेगा जब आप मौलिक अधिकार आपको तभी मिलेगा जब मौलिक अधिकार आपको तभी मिलेगा जब मौलिक कर्तव्य का पालन करें। लेकिन ऐसा नहीं है, मौलिक कर्तव्य के लिए आपको बाध्य नहीं बनाया गया है, लेकिन कुछ अधिकार जो हैं आपसे छीन लिए जाएंगे। जैसे कि मौलिक अधिकार तो नहीं छीना जा सकता जब तक आप संविधान के विरुद्ध नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ कानूनी अधिकार है। जैसे कानूनी अधिकार में आपको वोट देना एक कानूनी अधिकार के अंतर्गत आता है, तो वहाँ से आपको छीन लिया जाएगा। क्योंकि जैसे ही आप कुछ गलत किए, जैसे आप जेल में चले गए तो आपसे वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा। अगर आप दिवालिया घोषित हो गए तो वहाँ पे आपको चुनाव लड़ने का अधिकार छीन लिया जाएगा। तो यानी कि एक छोटा सा आपको समझ में आया होगा। ये व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बारे में भी समझेंगे। ये तो अनुच्छेद के अंतर्गत आ ही जाएगा आपका, ठीक है ना। टोटल चीज़ अनुच्छेद में तो वैसे एक एक अनुच्छेद को बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, यानी एक अनुच्छेद से लेकर 395 अनुच्छेद तक हम पढ़ने वाले हैं, छोटा छोटा माध्यम से, भाग 1, भाग 2, भाग 3, इस तरह से कर करके, ठीक है। तो यहाँ बस समझ जाइए इतना कि ये जो राज है वो व्यक्ति के लिए कार्य करती है, ठीक है ना। वो व्यक्ति के लिए कार्य करती है, राज व्यक्ति के लिए कार्य करती है। यानी कि संविधान में भाग 4 में, संविधान के भाग 4 में आपका लिखा हुआ है, जो डीपीएसपी है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। वो उसमें संविधान कहता है राज्य से कि आपको कुछ दायित्व दिए जा रहे हैं कि क्या व्यक्ति के लिए, ठीक है ना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि राज्य के क्या निर्देशक दिए जा रहे हैं संविधान के द्वारा, उसकी चर्चा की गई है। तो उसको जब हम भाग देखेंगे तो हम पढ़ेंगे। सरकार से क्या कहा जाता है, आप व्यक्ति के लिए, ठीक है ना, आप व्यक्ति के लिए जो भी कानून बनाइए वो उसके पक्ष में होना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि उनके मौलिक अधिकार का हनन ना हो, उनके मौलिक अधिकार समाप्त ना हो, इस प्रकार का, ठीक है ना। और व्यक्ति से उम्मीद ये की जाती है कि आपके लिए मौलिक अधिकार दिया गया है, लेकिन मौलिक कर्तव्य का भी पालन कीजिए। जैसे झंडा का सम्मान करना, झंडा का सम्मान कीजिए। अगर सम्मान नहीं कर सकते तो उसका अपमान भी मत कीजिए। कहने का मतलब ये है, अगर आप नहीं सम्मान कर पा रहे तो मत कीजिए, लेकिन अपमान भी मत कीजिए। संविधान का आप क्या कीजिए, संविधान का आप हमेशा सम्मान कीजिए। ये आपके कर्तव्य होते हैं। 11 कर्तव्य टोटल है हमारे संविधान में। उसको जब मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे तो ज़्यादा डिटेल से देखेंगे। तो यहाँ पे एक छोटा सा बस यही था कि आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि आपको आसानी से समझ में आ जाए कैसे कानून बनता है व्यवस्थापिका के द्वारा, फिर उसका संचालन कार्यपालिका के द्वारा होता है, और यदि कोई गलत तरीके से कुछ करता है तो कैसे न्यायपालिका कोई व्यक्ति जा सकता है, ठीक है ना, मौलिक अधिकार के हनन होने पर। यानी बस इतना समझिए, न्यायपालिका इन दोनों पर ही नज़र रखती है। वैसे तो तीनों के पास समान पावर है। मैंने पिछले वीडियो में बताया है, जब सत्ता का विभाजन, लोकतंत्र में सत्ता का विभाजन जब हुआ है तो पीछे वीडियो में मैंने बताया है कि किस प्रकार ये क्षैतिज वितरण है, यानी एक समान सबको शक्तियाँ दी गई है, सबके पास एक समान पावर है। लेकिन कुछ सरकार के ऊर्ध्वाधर वितरण भी है, ठीक है ना, शक्ति का। तो वहाँ पे देख लीजिएगा, पिछले वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। और इसके आगे की वीडियो जो, जैसे कि क्लास जो है कैसे कानून बनता है, कैसे उसका संचालन होता है, न्यायपालिका का रोल अपना क्या है, तो वो हम अगले वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। तो आप अपना राय दीजिएगा कैसा लगा आपको ये क्लास, और कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं एक एक कमेंट को अच्छे से पढ़ता हूँ और आपके हर एक डाउट को क्लियर किया जाएगा। कोशिश यही रहेगी आपको यदि कमेंट में ही बताने की ज़रूरत पड़े तो वहीं पे बता देंगे, नहीं तो फिर ठीक है एक वीडियो ही बना करके आपको बता दिया जाएगा कि जो भी आपके डाउट हो, तो आप अपना जो भी आपका डाउट है वो पूछ सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरी है पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप कमेंट कीजिएगा, जो नहीं समझ में आया है फिर से समझाने का प्रयास कर दिया जाएगा, ठीक है। वैसे कोई बहुत जटिल बनाने का प्रयास नहीं किया गया है, ठीक है ना। आसानी से कोशिश किया हूँ कि आसानी से आपको समझ में आए, और आया भी होगा, ठीक है। तो ठीक है, फिर बताइएगा क्लास कैसे लगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचाने का प्रयास कीजिएगा, ताकि देखिए आप पहुँचाएंगे तो भी थोड़ा मन करेगा, ठीक है ना, कि अच्छे से और अच्छा क्लास आपके लिए लाया जाए। यदि कोई देखेगा ही नहीं तो फिर मन नहीं करेगा काम करने के लिए इस पर, ठीक है। और वैसे भी ऑफलाइन क्लास चलती ही है, तो कुछ लोगों का कहना था कि आ नहीं सकते तो उनके लिए भी कुछ किया जाए, तो बस यही एक छोटा सा प्रयास है। तो चलिए फिर, ठीक है, धन्यवाद।